गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह के 8 बजे डेली हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स को कवर करते हैं, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें जो नए हमारे कैग हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है। तो उसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो देखिए दोस्तों, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद कैग की पोस्ट ज्वाइन किया है। अब उनसे पहले जो हमारे कैग थे वो थे हमारे राजीव महर्षि जी, जिनका कि टर्म पूरा हो चुका है, इसलिए वो रिटायर हो गए हैं। अब कैग के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कैग जो होता है वो हमारा, उसके लिए कैग से रिलेटेड जो हमारे प्रोविज़न वो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ, जो हमारी रैंक होती है टॉप ऑर्डर से लेकर के, उसके हिसाब से कैग की जो हमारी रैंक होती है वो हमारी 9वीं रैंक होती है। और जो हमारा कैग का स्टेटस होता है, यानी कि कैग का जो पावर होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल उसको ट्रीट किया जाता है। अब कैग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो कैग होता है हमारा, उसको हमारी जो नॉमिनेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करता है कि भाई कैग के लिए जो हमारा कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, और जो अपॉइंटमेंट होती है उसकी वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। टर्म की बात करूँ तो टर्म होती है हमारी जो 6 साल होती है या फिर 65 ईयर्स की एज तक होती है। अब इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होती है उसी के हिसाब से उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगर 6 साल का टेन्योर पहले हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर 6 साल से पहले अगर 65 ईयर्स की एज हो जाएगी तो भी उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि 6 वर्ष का उनको कार्यकाल अपना पूरा करना पड़ेगा। अब हमारे फर्स्ट कैग की बात करूँ, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैग थे वो थे हमारे वी नरहरि राव। सैलरी की बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है। अच्छा, एक ऊपर अभी जो बात दी की थी दोस्तों कि कैग जो हमारा है वो ऑर्डर के अंदर, रैंक के अंदर 9th है। अब जो ये है हमारा 9th ऑर्डर के अंदर आता है, ये ऑर्डर हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्डर के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कभी किसी पोस्ट के लिए पूछ लिया जाता है, कभी किसी पोस्ट के लिए पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों का जो ऑर्डर है ना वो हमारा किस प्रकार है। देखिए, जो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है पोस्ट का, वो हमारा सबसे पहली जो ऊपर की जो पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, वो हमारी मानी जाती है प्रेसिडेंट की। फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पीएम, फोर्थ हमारा ऑर्डर होता है गवर्नर, फिफ्थ ऑर्डर होता है हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट, सिक्स्थ होता है हमारा डेप्यूटी पीएम, 7 होता है हमारा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 8वां होता है हमारा लोकसभा स्पीकर, और 9th हमारी पोजीशन होती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ चुका और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट होता है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा हमारा प्रधानमंत्री, चौथा हमारा राज्यपाल, पांचवा हमारा पूर्व राष्ट्रपति, छठा हमारा उप प्रधानमंत्री, सातवां हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 8वां है हमारा लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं, और 9वां हमारा कैग।
कैग की अगर बात की जाए तो कैग जो हमारा होता है वो, देखिए कैग जो होता है ना वो हमारा और भी जो पोस्टें होती है हमारा उसके लिए भी साथ के साथ नॉमिनेट किया जाता है। जैसे कि कैग की बात करूँ तो जो हमारा यूनाइटेड नेशंस की जो 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी कैग का हमारा नॉमिनेशन किया जाता है। जो इनके अंदर जो बोर्ड ऑफ ऑडिटर होते हैं उनके अंदर भी कैग जो होते हैं हमारे वो जाते हैं और अपनी सर्विसेज को देते हैं। अगर मैं बात करूँ जो 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपके लिखी हुई हैं। जैसे WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस एस्क्रो, ये सारी की सारी जो हमारी 11 ऑर्गेनाइजेशन हैं। अभी बात करूँ तो जो ओमकार गोस्वामी जी हैं वो हमारे क्या हैं, जो हमारी UN ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है जो, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है रोम इटली के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं कैग की पावर्स की। तो देखिए कैग होता है जो हमारा, उसका पावर और काम क्या होता है। जो कैग होता है हमारा उसको सिंपली एक तरह से कहूँ तो देखिए सिंपल शब्दों में कैग होता है जो हमारा, उसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का खजांची होता है। यानी कैग का काम क्या है, कैग का काम ये है कि भाई जो हमारा गवर्नमेंट का जो पैसा है, लोगों का जो पीपल्स ऑफ इंडिया है, इंडिया के लोगों का पैसा है, वो सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा, उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। यानी कि जितना पैसा कहीं किसी भी स्कीम के लिए कहीं पर भी अलॉट किया गया है, क्या वो उतना ही पैसा यूज हुआ है, कहीं उससे ज़्यादा या कम तो यूज नहीं किया गया है। तो ये सारा का सारा जो होता है वो कैग का काम होता है। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर से जितना भी पैसा अलॉट किया जाता है, वो जितना गवर्नमेंट के द्वारा और जो स्पेंडिंग्स की जाती हैं वो, और जितने भी जो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उन सब के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना, और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको ऑडिट करना, वो सारा का सारा काम हमारा कैग करता है। चाहे वो सेंटर के हों या फिर स्टेट के हों, कैग के अंडर ही आते हैं। अब कैग की पावर की बात की जाए तो देखिए कैग जो होता है हमारा, इसकी पावर को धीरे धीरे कम ही किया जा रहा है। अब कम कैसे किया जा रहा है बताता हूँ। देखिए एक जो हमारी रिपोर्ट आई थी पीछे लगभग 2000 से पहले की, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि बताया गया था कि जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो एक्सपेंडिचर का ना, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 30% एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट ऐसे करती है जो कि हमारा कैग की अथॉरिटी के अंदर आता है, यानी जिसको कैग चेक कर सकता है। बाकी 70% है उसके ऊपर कैग की कोई अथॉरिटी नहीं होती स्पेंडिंग को लेकर के। और 2013 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया गया था कि भाई 60% ऑफ जो गवर्नमेंट की जो 60% स्पेंडिंग है, खर्च है, वो हमारा कैग के अंडर नहीं आता, दायरे के अंदर आता ही नहीं, यानी उसके ऊपर कैग का कोई नहीं है, वो कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो उसे उसके अंदर चेक कर सकता है, ना ही वो कोई उसके अंदर दखल दे सकता है। अब दोस्तों अगर कैग का जो हमारा अथॉरिटी है, जो खर्च आ रहा है उसका, वो अगर धीरे धीरे घटेगा तो क्या होगा, अब उसको उसके अंदर कैग की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और अब जब कैग से नहीं उसको चेक किया जाएगा, खातों को ऑडिट अगर नहीं किया जाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा कि भी कितनी क्या पैसा खर्च किया जा रहा है, सही भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब इसका लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, PPP मॉडल के ऊपर फोकस कर रही है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। अब लोग खुश हो रहे हैं कि भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट होता है, और जो हम लोगों की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। दोस्तों इसका मेन मोटिव है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। गवर्नमेंट का असली मकसद क्या है PPP करने का, जो हमारा PPP के थ्रू जितना भी स्पेंडिंग की जाती है, फिर जितना भी जो हमारे प्लान्स चलाए जाते हैं कोई भी, वो क्यों चला रही है वो, क्योंकि PPP का जो हमारा मॉडल है ना, वो हमारा कैग के अंडर आता ही नहीं है।
यानी पीपीपी के अंडर जितने भी स्पेंडिंग की जाएगी उसको ऑडिट करने का कैग के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो ये हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट वे है, लूप होल निकाला है गवर्नमेंट ने, जो कि जिससे कैग को पावर्स को कम किया जाए और कैग की कोई अथॉरिटी ही ना रहे। तो असली बात यहाँ पर ये है। हम लोग खुश होते रहते हैं कि भाई पीपी के थ्रू काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि भाई जो करप्शन है हमारा उसको छिपाया जाए बस। अगर कैग की बात की जाए तो कैग की जो हमारे ऑडिट होते हैं उससे देखिए काफ़ी अच्छा काम करता जो हमारा कैग है। जितने भी बड़े बड़े मिस स्पेंडिंग और घोटाले होते हैं वो सभी के सभी हमारे कैग की ऑडिट रिपोर्ट से ही उजागर हुए हैं। जैसे 2G स्पेक्ट्रम हो गया, हमारा चारा घोटाला ले लीजिए जिसके अंदर हमारे लालू जी जेल के अंदर काट रहे हैं अपनी। तो और भी ऐसे ऐसे जितने भी थे, सत्यम घोटाला था, बाकी जितने भी बड़े बड़े थे, कोल माइंस का घोटाला था, ये सभी के सभी जो हमारे हैं कैग की रिपोर्ट से ही बाहर आए हैं, वरना कभी आते ही नहीं। हमें पता ही नहीं चलता कि भी कितना बड़ा घोटाला किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा केक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली किसान रेल किस दो राज्य के बीच में शुरू की गई है? तो जिन दो राज्यों के बीच में जो हमारी पहली किसान रेल शुरू की गई है वो है हमारे महाराष्ट्र और बिहार। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। जो हमारे देखिए जो हमारी किसान ट्रेन है ये हमारी सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से चलती है और ये हमारी बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। अब इसके बीच में जो कई स्टेशन होंगे जहाँ से वो हमारी सामान उठाएगी। अब सामान के अंदर मेनली क्या होगा, अभी इसके अंदर जो शुरू किया गया है वो हमारे फल और सब्जियों को ये हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएगी। अब इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, ये हमारी कोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स हैं। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज चैम्बर है, तो यानी कि क्या होगा, अब कोल्ड स्टोरेज है तो क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज की वजह से जो हमारा ये जो ख़राब होने वाला सामान है उसको भेजा जाएगा ताकि वो प्रिजर्व हो सके, ख़राब ना हो सके। और ये स्पेशल ट्रेन है तो इसमें क्या होगा कि ये जल्दी सामान पहुंचाएगी। अब जो इसकी अभी जो ये हमारा देवलाली और दीनापुर रेलवे स्टेशन, इनके बीच की जो दूरी है ये हमारी 519 किलोमीटर की दूरी है जो ये तय करेगी, जो कि 32 घंटे के अंदर ये तय करेगी। और इसका वहाँ पर दीनापुर जो पहुँचने का समय है वो 6:45 का समय है। जो स्टेशन है वो हमारे हैं नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, और जो कि ये स्टेशन हमारे बीच में जितने भी आते हैं वो आप देख लीजिएगा। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो याद रखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई है, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में चलाई गई है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, एक तो कि भी जो हमारे जो किसान हैं उनका सामान जल्दी पहुंचाया जाए, ख़राब ना हो, और रेल के थ्रू जो माल पहुंचाना होता है हमारा वो सस्ता भी होता है। एक तरह से आप इसे पार्सल ट्रेन मान सकते हैं। दूसरा, ये जो इनिशिएटिव किया गया है ये हमारा गवर्नमेंट के द्वारा, आपको याद होगा कि कहा गया था कि भी 2022 तक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो आय है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। तो बस उसी इनिशिएटिव के तहत ये हमारी चलाई गई है ताकि आय के अंदर बढ़ावा दिया जा सके। जो फल फ्रूट्स और हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको उगाने के अंदर प्रोत्साहन दिया जा सके और मंडी तक आसानी से लेके जाया जा सके उनको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, महिलाओं का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो महिलाओं का जो हमारा 2021 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है, जो विश्व कप है, जो हमारा वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, वो हमारा आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन का देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पर। अभी जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2021 था महिलाओं का जो ये होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है।
अब पोस्टपोन इसको कर दिया गया है, जबकि जो हमारा जो 2020 का T20 इंटरनेशनल होना था पुरुषों का, उसको 2021 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ा हाँ क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो जो हम लोगों का ओडीआई का जो फॉर्मेट है, इंटरनेशनल वुमेन्स का जो फॉर्मेट है, उसकी शुरुआत फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का ओडीआई का, वो 1973 के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो पुरुषों का हुआ था वो हुआ था 1975 के अंदर। तो यानी कि जो हमारा वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप था वो पुरुषों से भी 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। लेटेस्ट एडिशन की बात करूँ तो जो हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो 2017 के अंदर हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1973 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था, जिसके अंदर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, यानी कि फर्स्ट विजेता हमारा इंग्लैंड था। करंट चैंपियन की बात करूँ तो वो भी हमारा 2017 का भी था, वो इंग्लैंड ही है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा जो हमारा वो होगा न्यूजीलैंड के अंदर, 2021 के अंदर होगा। सबसे ज़्यादा बार बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 6 बार जीता है इसको। मोस्ट रन की बात करूँ तो वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक जो बनाए हैं वो डेबी हॉकली ने बनाई हैं, और मोस्ट विकेट्स जो ली हैं वो फुलस्टन ने ली हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट एडिशन। T20 की बात करूँ अगर मैं, तो T20 जो हमारा था वुमेन्स का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट जो वर्ल्ड कप का एडिशन हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जो अगला जो T20 वर्ल्ड कप होना है वुमेन्स का वो 2022 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। अगर मैं वुमेन्स की मैच की बात करूँ तो जो हमारा वुमेन्स का जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था वो हमारा हुआ था 1934 के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। और अगर फर्स्ट वुमेन्स के जो टेस्ट मैच की बात करूँ तो वो हुआ था हमारा 1934 के अंदर ही, जिसे कि इंग्लैंड ने जीता था। अब मेंस की क्रिकेट की बात कर ले तो जो हमारा पुरुषों का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप था उसकी शुरुआत हुई थी 1975 के अंदर, पहला हुआ था इंग्लैंड के अंदर, जिसे कि जीता था किसने, वेस्ट इंडीज ने। अब जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2019 का, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ था, जिसे किसने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था। अगला जो हमारा वर्ल्ड कप होना है वो होगा हमारा 2023 में इंडिया के अंदर होगा। अब जो हमारा करंट चैंपियन है वो है इंग्लैंड। मोस्ट सक्सेसफुल है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, जिसने 5 बार वर्ल्ड कप को जीता है। इंडिया ने दोस्तों 2 बार जीता है वर्ल्ड कप को। अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर जी, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड नाम है वो हमारा ग्लेन मैकग्राथ के अंदर है। अब वर्ल्ड कप को याद करने की अगर मैं बात करूँ, वनडे वर्ल्ड कप जो हमारे हाल ही के हैं हुए हैं, तो देखिए इसके अंदर कुछ याद नहीं करना आपको। याद रखिएगा जो पिछले 3 वर्ल्ड कप हुए ना, वो जिस देश के अंदर हुए ना वही देश विजेता रहा है। अगर जैसे 2019 का इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड जीता था। पिछला वर्ल्ड कप हुआ था हमारा 15 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो ऑस्ट्रेलिया विनर था। उससे पिछले वाला 2011 का इंडिया में हुआ था तो इंडिया विनर था। अगर बात की जाए पुरुषों के T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की, तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 2007 के अंदर, और जो फर्स्ट एडिशन था वो हमारा इंडिया ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेटेस्ट जो हमारा भी एडिशन हुआ था वो हमारा 2016 के अंदर हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट एडिशन जो हमारा होगा वो 2020 में होना था, जिसको पोस्टपोन करके 2021 के अंदर कर दिया गया है। करंट चैंपियन हमारा वेस्ट इंडीज है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी वेस्ट इंडीज है, 2 बार जीता है। सबसे ज़्यादा रन महिला जयवर्धने की हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स शाहिद अफरीदी की हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की अगर बात करूँ तो पुरुषों की, वो खेला गया था कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 1844 के अंदर खेला गया था। जबकि अगर प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली बात करूँ मैं, तो वो ऑफिशियल वे पर जो हमारा खेला गया था वो 1877 के अंदर खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और यही हमारा ऑफिशियल जो वाला है, इसी को
हम लोग सही मानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पेपर के अंदर जो आता है तो उसके अंदर जो ऑप्शन आएगा तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो होगा वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पीएम किन जगहों को जोड़ते हुए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक अंडरग्राउंड सबमरीन जो केबल है उसको बिछाया है, जो कि एक इंटरनेट केबल है। अब इसका देखो मेन पर्पज़ क्या है कि अभी जो हमारा अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ना, उनके अंदर जो हमारी कनेक्टिविटी है, मोबाइल का जो नेटवर्क और इंटरनेट डाटा की जो स्पीड है वो बहुत ही लो है, जो कि हमारी किसी भी काम के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। कॉमन जो आदमी होता है उस तक कनेक्टिविटी पहुंच है ही नहीं, इंटरनेट की बिल्कुल जीरो है। तो अभी इससे क्या होगा कि वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आएगी, 4G इंटरनेट की स्पीड दी जाएगी, हाई स्पीड, और जिससे क्या होगा हमारा वहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन है उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है बस उसी के थ्रू इसको किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन आएगा, इंटरनेट की पहुँच होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होंगी, इससे एजुकेशन जो होता है हमारा उसको भी वहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, और भी सारे अच्छे अच्छे इसके इनिशिएटिव्स हैं। तो पोर्ट ब्लेयर जो है हमारी वो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है, वहाँ तक इसको जोड़ा जा रहा है। इसको दो फेसेस के अंदर जोड़ा जा रहा है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक, और फिर पोर्ट ब्लेयर से जो हमारे 7 आइलैंड हैं वहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार के, उनको जोड़ा जा रहा है। अब बात करूँ तो जो हमारी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो होगी वो स्पीड होगी वो हमारी 2x200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड होगी, जबकि जो हमारे 7 आइलैंड है उनके बीच जो स्पीड, डाटा स्पीड की ट्रांसफ़र होगी हमारी, वो होगी हमारी 2x100 Gbps की बैंडविड्थ के साथ ट्रांसफ़र होगी। ये जो हमारी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच की जो लगभग दूरी है वो हमारी 2300 किलोमीटर है, जिसकी दूरी के अंतर्गत हमारा इसको केबल को बिछाया गया है। अब थोड़ा हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में जान लेते हैं एक बार। अंडमान और निकोबार आइलैंड की मैं बात करूँ तो देखिए, ये जो आपका राइट साइड में नीचे दिखाया गया है रेड कलर के अंदर, ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटजिकली बात करूँ तो ये हमारे जो थाईलैंड है, हमारा जो एरिया है थाईलैंड का रीजन है उसके बिल्कुल पास से लगता है, और हमारा वहाँ तक वहाँ का जो एरिया है और उन देशों के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी रिलेशनशिप को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करता है। अंडमान और निकोबार की आइलैंड की बात करूँ तो 1 नवंबर 1956 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। कैपिटल जो हमारी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 3 हैं। अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमारे देवेंद्र कुमार जोशी। चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमारे यहाँ के चेतन भूषण सांगी हैं। लोकसभा की अभी यहाँ पर हमारी एक सीट है इसके अंदर। हाई कोर्ट है जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, जिसकी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बेंच है एक। एरिया के अंदर 28वीं पोजीशन के ऊपर ये आता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करूँ तो ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। 572 आइलैंड से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें से सिर्फ 37 आइलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, यानी लोग रहते हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को जोड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली हमारे लिए। अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करूँ तो जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड है दोस्तों, इसको हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता हुआ जाता है, जो कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इसको हमारा जो सेपरेट करता है दोनों के बीच से 10 डिग्री का चैनल है, जो हमारा 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन है जो हमारी वो पास करती है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले भी काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच से हमारा कौन सा चैनल गुजरता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा चैनल है वो 10 डिग्री का चैनल यहाँ से गुजरता है। वोल्केनो की बात करूँ तो दोस्तों, हमारा जो इंडिया का इकलौता वोल्केनो है वो हमारा पोर्ट, जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है इसी के अंदर ही है, जो कि हमारा बैरन आइलैंड है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है हमारा बैरन आइलैंड।
ये हमारा दोस्तों एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि 2017 के अंदर ही भी एक्टिव हुआ था लास्ट बार। आइलैंड के बारे में और रिसेंटली बात की जाए तो देखिए जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इसके अंदर जो 3 आइलैंड हमारे रोस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, इन तीनों के अभी रिसेंटली नाम बदल दिए गए थे। जो कि रोज आइलैंड का हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था, नील आइलैंड का हमारा शहीद आइलैंड रखा गया था और हैवलॉक आइलैंड का स्वराज आइलैंड रखा गया था। अब ये आइलैंड रखे क्यों गए हैं, देखिए इनके पीछे का जो कहानी है वो क्या है कि जब हमारा जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तब उस टाइम पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी क्या था, वो हमारे जापान चले गए थे, जर्मनी और जापान गए थे और वहाँ से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बजा करके देश की तरफ बढ़े थे, देश को आज़ाद करवाने के लिए। तब वहाँ से क्या हुआ था, जब वो बर्मा की साइड से होते हुए आ रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर था जो हमारा, यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था और इसको फ्री करवा दिया था। तब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आए थे और उन्होंने ही जो हमारे आइलैंड थे, उन 2 आइलैंड, इनमें से 2 आइलैंड का नाम रखा था, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड रखा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नाम रखे थे दोनों इनके। तो बस उन्हीं के याद में, उन्हीं को सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ने ये दोनों के नाम शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड किए हैं। और जो रोज आइलैंड है वो नेताजी के नाम पर रखा गया है उनको। यहाँ का जो मैमल हमारा वो है डुगोंग। यहाँ का जो बर्ड है हमारा, यूटी का जो बर्ड है वो हमारा अंडमान वुड पिजन। फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर है जो हमारा यहाँ का वो है पिनमा पिनमा। ट्री है जो हमारा वो है अंडमान पैडुक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है PMSAV निधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को कितना ऋण दिया जाएगा। तो जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, गली के अंदर जो हमारे घूम घूम कर सामान बेचने वाले होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, वो है हमारी PM स्वनिधि। इसके तहत जो हमारे सामान बेचने वाले होते हैं, ये इनको जो है वो एक लोन दिया जा रहा है। अब वो लोन कितना दिया जा रहा है, वो लोन है हमारा 10,000 रुपये, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस स्कीम के तहत इनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि जो कोविड-19 की वजह से जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, उससे इनको कोई कुछ राहत दी जा सके। अब PM जो स्वनिधि है, इसका अगर मैं पूरा नाम की अगर मैं बात की जाए तो PM स्वनिधि का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे आप PM स्वनिधि के नाम से जानते हैं। इस स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तो अभी क्या है कि स्वनिधि, PM जो स्वनिधि है, इससे जुड़ा हुआ जो पोर्टल है उसका अभी इन्होंने बीटा संस्करण, बीटा वर्जन को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू क्या होगा कि अभी जितने भी बैंक वगैरह हैं और जो फंडिंग सेक्टर हैं, उन सभी को इस पोर्टल के ऊपर लेकर के आया जा रहा है। और जो हमारे वेंडर्स हैं उनको एक मंच प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक ही जगह से उनको सारा की सारी जो उनको जो भी कार्रवाई होती है लोन लेने के लिए चाहिए होती है, वो सारी की सारी यहीं से कंप्लीट हो जाए। सारी सुविधाएं बैंक और जो भी हमारे फंडिंग सेक्टर हैं वो सारे के सारे इनको यहीं उपलब्ध करवा दें, और जिससे इनको आसानी से लोन मिल जाए। बस इतना ही इसका काम, और आपको इतना ही जानना है। अगर जो इसके मेन उद्देश्य हैं वो बात करें तो PM स्वनिधि के अंदर इसके मेन उद्देश्य क्या है, वो हमारे कि भी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उनको 10,000 रुपये की सहायता दी जाए। इसके तहत जो हमारे लगभग 50 लाख जो हमारे सामान बेचने वाले हैं उनको बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। अब जो हमारा लोन होगा, जो हमारा ये 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, इसको हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर रिटर्न कर सकते हैं और 1 साल के अंदर इसको रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा। जो हमारी कोविड की वजह से जो हमारी आजीवन को जो इफ़ेक्ट हुआ है, नुकसान पहुंचा है, उसी को कवर करने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब जो ये लोन दिया जाएगा, ये हमारा स्ट्रीट वेंडर्स को 7% के ऊपर लोन दिया जाएगा। अब अगर कोई भी जैसे स्ट्रीट वेंडर है वो लोन लेता है, अगर वो अपना लोन 6 महीने के
अंदर अंदर पे कर देता है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने से पहले ही लोन को पे कर देता है, तो उसको जो हमारा ब्याज होगा उसके ऊपर हमारी सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिए गए, जो कि आज हमारे पीएम लॉन्च करेंगे। बीटा वर्जन है जो हमारा उसका। अब इसके लिए मेन क्या है कि इसके अंदर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मांगी गई है उनसे, एक आसान प्रोसेस के तहत ही लोन दिया जा रहा है उनको। जो ये स्कीम है इसको मार्च 2020 से इस स्कीम को शुरू किया गया था, और जो अमाउंट है वो इसके तहत सीधा का सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो भारत का जो हमारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम है हमारा गगनयान। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको एस्ट्रोनॉट को हम लोग स्पेस में भेज रहे हैं। ये हमारा किसी भी इंसान को स्पेस में भेजने का हमारा पहला मिशन है, जिसे गगनयान का नाम दिया गया है। अभी जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उसके इस मिशन गगनयान मिशन के तहत हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि चुने गए हैं, जिन्हें कि हम लोग स्पेस के अंदर भेजने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जो ये एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं इन्हें हम लोग रशिया के अंदर ट्रेनिंग चल रही है, जिनके रशिया की मदद से हम लोग जिनको ट्रेन कर रहे हैं, और इनकी 11 महीने की ट्रेनिंग है जो कि कंप्लीट की जाएगी। अभी जो इनको ट्रेनिंग दी रही है वो हमारी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, वो हमारी इनको ट्रेनिंग कर रही है। अभी जो हमारा जो ये मिशन भेजा जाएगा इसको हम लोग लो ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे। लो ऑर्बिट मिशन होगा ये हमारा लगभग, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की एरिया के अंदर हम लोग हाइट के ऊपर ही इसको मिशन को भेजेंगे, और ये चक्कर लगाएगा हमारा। अब क्या होगा, ये जो हमारा मिशन है ये हमारा 7 डे 7 दिन का एक मिशन है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे और उसके बाद वापस अर्थ के ऊपर आ जाएंगे। आपको पता ही है हमारा जो इसके लिए जो मिशन होते हैं जितने भी है, हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी दोस्तों। अच्छा, जो हमारे ये मिशन होगा इसको जो मिशन को भेजा जाएगा वो हमारा जिस व्हीकल के द्वारा भेजा जाएगा वो हमारा GSLV Mark 3, जिसको हम लोग बाहुबली भी कहते हैं, उसके द्वारा भेजा जाएगा। GSLV Mark 3 याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको जो हमारा GSLV Mark 3 व्हीकल के द्वारा श्री हरिकोटा जो हमारा लॉन्च सेंटर है वहाँ से इसको भेजा जाएगा। अगर मैं फर्स्ट इंडियन की बात करूं दोस्तों जो हमारे स्पेस के अंदर गए थे, तो वो थे हमारे राकेश शर्मा जी, जो कि 1984 के अंदर स्पेस में गए थे। बट इसके अंदर क्या था कि जो हमारे 1984 के अंदर राकेश शर्मा स्पेस के अंदर गए थे वो हमारे इंडियन मिशन के तहत नहीं गए थे, वो हमारा फॉरेन मिशन था, दूसरे कंट्री की हेल्प से गए थे। जबकि ये गगनयान जो मिशन है वो हमारा खुद का मिशन है, यानी हम अब खुद से हमारे जो नागरिक हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, उनको स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। तो जोशी जी जो हमारे नए यूपीएससी के चेयरमैन हैं जिन्हें बना दिया गया है। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो यूपीएससी जो हमारा वो 315 से लेकर 323 आर्टिकल के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 24वें भाग के अंदर आते हैं के अंदर इसके रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे कि भी यूपीएससी किस आर्टिकल के अंदर आता है तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 315, आर्टिकल नंबर 315। यूपीएससी की बात की जाए तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। जूरिसडिक्शन है जो इसका रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। हेडक्वार्टर है जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर शाहजहां रोड के अंदर है। पेरेंट कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
यूपीएससी के बारे में अगर थोड़ा बात की जाए तो हमारा जो इसका बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी की जो हमारी स्थापना है वो फर्स्ट जो हमारी सबसे पहले जो हमारी यूपीएससी के लिए यानी सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रोविजंस किए गए थे वो हमारे रॉयल कमीशन के द्वारा जो हमारे लॉर्ड ली थे ऑफ फेयरहैम उनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रोविज़न किए थे वो हमारे 1923 के अंदर किए गए थे। यूपीएससी की बात करूँ तो दोस्तों जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं हमारे जो यूपीएससी के कैंडिडेट होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहले भी एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि क्वेश्चन क्या था कि भी यूपीएससी के जो हमारे आईएएस हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब थोड़ा देखो घुमा के पूछा गया था, यूपीएससी नहीं दिया, सीधा उन्होंने आईएएस की अपॉइंटमेंट पूछी गई थी कि भाई आईएएस की अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब ऑप्शन में क्या था, प्रेसिडेंट भी दिया उन्होंने और यूपीएससी भी दे दिया। अब बहुत से बच्चे यूपीएससी लगा के आ गए थे कि भाई यूपीएससी लेता, जो हमारा आईएएस का एग्जाम होता है वही कंडक्ट करवाता है, तो अपॉइंटमेंट वही यूपीएससी आंसर हो जाएगा, जबकि इसका आंसर सही आंसर था प्रेसिडेंट। तो देखिए बात क्या है यहाँ पर कि यूपीएससी जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है जो प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है। उसके पास सिर्फ प्रोसेस कंडक्ट करवाने का अथॉरिटी है, उसके पास अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है। यूपीएससी क्या करता है, कंडक्ट करवाता है और जो बेस्ट कैंडिडेट हैं उनको चुन करके उनकी लिस्ट है जो हमारी वो प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है कि भाई ये कैंडिडेट है जो आपके दिए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से हमने चुने हैं जो कि एलिजिबल है, अब आप इनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तब जितने भी कैंडिडेट चुने जाते हैं उनको प्रेसिडेंट के जो साइन किए हुए लेटर हैं, अपॉइंटमेंट लेटर हैं, वो दिए जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं और जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है जो आपका वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब जो यूपीएससी के जो हमारे मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर और चेयरमैन होते हैं, अगर उनकी ऑफिस की बात करूँ तो वो उनका जो टेन्यूर होता है वो हमारा 6 ईयर का होता है या फिर 65 ईयर्स की एज तक होता है, बिल्कुल जो कि हमारे कैग का होता है, सेम वही इनका टेन्यूर का टाइम होता है। या तो 6 साल पहले हो जाए या फिर 65 ईयर्स की एज जोन से भी पहले कंप्लीट हो जाती है, तभी उन्हें ऑफिस को खाली करना होता है, यानी कि पोस्ट वैकेंट करनी होती है। अब अगर इनकी रिटायरमेंट की हटाने की बात की जाए तो अगर देखिए जो इनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो हमारा ठीक वैसा ही होता है प्रोसीजर जो कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हमारा पास करवाना होता है। और जो इन्हें हटाने का ग्राउंड होता है कि भी किस बेसिस पर आप इनको हटा रहे हैं, तो वो दो ही मेनली ग्राउंड होते हैं, या तो मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि अपनी ड्यूटी को पालन करने की योग्यता ना होना। इन्हीं दो के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो प्रोसेस होता है इनको हटाया जाता है तो वो इनको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी रिपोर्ट के तहत ही हटाया जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आपको क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर टोटल कितनी यूटी है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भाई इंडिया के अंदर ऐसे कितने स्टेट हैं जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अंदर हमारी जो हमारी 2 राज्य व्यवस्था है, 2 संस्थाओं की व्यवस्था है। जैसे हमारी सेंटर के अंदर है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक वैसे ही स्टेट के अंदर भी होती हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको बताना है कि ये जो व्यवस्था हमारी ये कितने राज्यों के अंदर है। दोनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह और भी बच्चे हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है, उन्हें भी नॉलेज मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।